वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, तो उसमें हम एक टॉपिक अब करेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के स्ट्रक्चर्स को फॉलो किया जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल, औपचारिक अनौपचारिक। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखो कर्मचारियों के साथ दो तरह का व्यवहार किया जा सकता है। एक थोड़ा सा फॉर्मल होके बात कर लेते हैं, सर मैम गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून, और एक होता है इनफॉर्मल तरीके से, जैसे आप फ्रेंड्स आपस में बात करते हो। तो दो तरीके होते हैं बात करने के। इन दोनों तरीकों के बेस पर ही हमने कुछ स्ट्रक्चर डिसाइड किया, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आज हम टॉपिक करेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर संस्था के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है। ध्यान रखना, मैनेजमेंट द्वारा बनाया जाता है, यानी ये खुद बनाया गया है। इसमें सभी एम्प्लॉयज की जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सभी एम्प्लॉयज कौन किसका मैनेजर है, कौन एम्प्लॉई है, कौन सुपरवाइजर है, कौन सबॉर्डिनेट होगा, ये सब डिसाइड की जाती है। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सभी रिलेशंस को, सभी अथॉरिटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन सबको डिसाइड कर दिया जाता है किसके पास क्या अधिकार होंगे और क्या नहीं। डेफिनेशन, एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल। एक ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक रूप से तब औपचारिक है व्हेन एक्टिविटीज ऑफ टू और मोर पर्सन्स, जब दो या दो से व्यक्तियों की जो एक्टिविटी है दे आर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड, जानबूझकर उसे कोऑर्डिनेट किया जाएगा टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव, ताकि वो जो कार्य कर रहे हैं उससे हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। इट हैज डिफाइंड द इंटर रिलेशनशिप्स। किसके इंटर रिलेशनशिप्स? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर कौन है? जिसने हमें जॉब दी। एम्प्लॉय कौन है? हम जो काम कर रहे हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही जो डिफरेंट एम्प्लॉयज हैं उनके बीच के संबंधों को डिफाइन किया जाता है। वो कैसे डिफाइन किया जाएगा? प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ अधिकार सौंपे गए हैं, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो उन अधिकारों और उन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेस पर ही हमें पता चलेगा कि कौन मैनेजर है, कौन एम्प्लॉई है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या डिसाइड किया जाता है? मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशन कैसा होगा, मैनेजर के पास क्या अथॉरिटी होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, एम्प्लॉय के पास क्या अथॉरिटी या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये सब किसमें डिफाइन की जाती हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रोसीजर। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कुछ नियमों और कुछ प्रोसीजर्स के बेस पर कार्य करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्योंकि हमने जब बता दिया कि कौन मैनेजर है, कौन एम्प्लॉई है, तो रूल्स भी बता दिए जाएंगे कौन क्या काम करेगा। नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ वर्क। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किसके आधार पर काम करता है? डिवीजन ऑफ वर्क के बेस पर। जब आपने कार्य दे दिया तब हमें पता चलेगा कि कौन किस पर, कौन बॉस है और कौन एम्प्लॉई है। एग्जाम्पल देखो, एबीसी कंपनी है, मिस्टर ए मशीन की देखरेख का कार्य करते हैं और मिस्टर बी जो है वो मशीन पर कार्य करते हैं। एक काम क्या है? मशीन को देखना कि मशीन ठीक से काम कर रही है नहीं। दूसरा मशीन पर काम करना और प्रोडक्ट्स बनाना। तो यानी मिस्टर ए कौन है? रिपेयर बॉस, और मिस्टर बी कौन है? वर्कर। तो किसके बेस पे पता चला? जब हमने कार्य डिवाइड कर दिया तब हमें पता चला कौन बॉस है और कौन वर्कर। ठीक है, नेक्स्ट इज इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये जानबूझकर बनाया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों को अचीव किया जा सके। इट इज इम्पर्सनल, ये अव्यक्तिगत है। इसमें किसी भी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं होती। इसमें कहीं ये नहीं देखा जाता कि मेरा आज एम्प्लॉय बीमार है, वो काम नहीं कर पा रहा, या मेरा एम्प्लॉय बहुत खुश है, उसका बर्थडे है, उसके घर में कुछ अच्छी बात हुई है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत समस्याओं को कोई स्थान नहीं दिया जाता। वर्क इज फर्स्ट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? वर्क। पर्सन इम्पोर्टेंट नहीं है। पर्सन बीमार है तो भी उसको काम तो करना पड़ेगा। अब मान लो आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, आप बीमार हो जाते हो, तो वहां पर ये नहीं देखा जाएगा कि आप बीमार हो, आपका हालचाल पूछा जाए। नो, आपको कहा जाएगा आप छुट्टी ले लो, हम उस दिन की सैलरी नहीं देंगे आपको। हमने अव्यक्तिगत होकर डिसीजन लिया। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तभी सफल होगा जब आप अव्यक्तिगत हो जाएंगे। इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। सभी एम्प्लॉयज को पता है मुझे क्या काम करना है, सबको पता है मेरे पास क्या अधिकार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो यहाँ पर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर ये ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की एडवांटेजेस। इजी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? आंसरेबिलिटी, उत्तरदेयता, कौन आंसर देगा। अब ऑफकोर्स जेन्युइन सी बात है, आपके पास अगर अथॉरिटी है, आपके पास अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके पास आंसर भी होगा। आपने आंसर भी देना है कि मैंने मुझसे ये काम हुआ या नहीं हुआ, ये आपने आंसर देना है। अगर आपको काम दिया गया है, आपने 100 यूनिट बनानी है, आपको 100 यूनिट बनाने की जिम्मेवारी दी गई है, तो अगले दिन आपसे पूछा जाएगा आपने 100 यूनिट बनाई, तो आंसर कौन देगा? डेफिनेटली आप दोगे। जिसके पास अथॉरिटी है वही आंसर देगा, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि आंसर कौन देगा, जिसके पास अधिकार होगा वही आंसर देगा। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। ओवरलैपिंग का मतलब डुप्लीकेसी, मतलब रिपीट होना। जब हमने इसके अंदर ये डिसाइड कर दिया कि काम क्या है, कौन करेगा, तो किसी भी काम के छूटने की या रिपीट होने की संभावना खत्म हो जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड पॉसिबल। हमें पता चल जाता है कि संस्था में यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है या नहीं। वो कैसे पता चलेगा? स्केलर चेन की हेल्प से। नेक्स्ट इज इजी टू अचीव गोल। संस्था के उद्देश्यों को अचीव करना इजी हो जाता है। एक पॉइंट और ध्यान रखना, ऊपर वाले पॉइंट में मैंने बोला स्केलर चेन की हेल्प से हमें पता चलेगा यूनिटी ऑफ कमांड। अभी क्योंकि आप +1 में न्यू स्टूडेंट्स हो, +2 में सॉरी न्यू हो, तो आपके लिए ये टर्म्स अभी इतनी जल्दी कैचेबल नहीं है, आप नहीं एकदम से याद कर सकते। तो आप एक बार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में जाकर ये दोनों प्रिंसिपल्स का मीनिंग पढ़ना और फिर इस पॉइंट को पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट इज इजी टू अचीव गोल। क्योंकि संस्था में सभी कार्य पूर्ण समय से हो रहे हैं और सभी काम जो है हमारी डिवीजन ऑफ वर्क सब डिसाइड किया गया है, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं हो रही, तो काम भी आसानी से हो जाता है। स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेबल रहेगी क्योंकि हम रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी जो हमारी सीमाएं, हमारी बाउंडेशन हमें सेट की गई है, हम उसके अंदर अगर काम कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का रिलेशन है वो अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन भी स्टेबल रूप से काम करेगी। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लिमिटेशन में फर्स्ट है डिले इन वर्क। डिले, काम करने में देरी होना। देरी क्यों होगी? क्योंकि हमें एक रूट फॉलो करना है। काम करने के लिए डिसाइड किया गया, पहले ये इसको काम सौंपना है, फिर ये व्यक्ति इसको काम बताएगा, ये व्यक्ति इसको काम बताएगा, ये व्यक्ति इसको काम बताएगा, और फिर उसके बाद काम हुआ या नहीं ये व्यक्ति इसको रिपोर्ट करेगा, ये व्यक्ति इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको। तो ये क्या हो रही है? अननेसेसरी डिले, काम करने में देरी। नेक्स्ट है लैक ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल क्षमता। जब इसमें पहले से डिसाइड कर दिया कि आपने क्या काम करना है, तो आप खुद कुछ नया सोच ही नहीं सकते कि आप किसी काम को कोई नए तरीके से करो। जब आप सोचोगे नहीं तो आपकी पहल क्षमता खत्म हो जाएगी, आप खुद से कोई नए आइडियाज नहीं दे पाओगे। मैकेनाइजेशन ऑफ रिलेशन। इसमें रिलेशंस को ना मशीन की तरह स्ट्रिक्ट बना दिया। आप इसमें कोई पर्सनल, कोई फ्रेंडली रिलेशंस किसी के साथ नहीं बना सकते। आपका बॉस आके आपसे पूछेगा, हाँ भाई तू इसके पास क्यों खड़ा है, आप ये नहीं कहोगे कि मुझे क्योंकि इसका हालचाल पूछना था। आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति के पास खड़े हो, काम के लिए खड़े हो, ओके, लेकिन अगर आप पर्सनल बातें करने के लिए खड़े हो तो वो